वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम सेल चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। आज आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम स्टडी करेंगे दैट विल बी सीलिया एंड फ्लैजिला। पहले भी हम सीलिया और फ्लैजिला को डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फाइनली इसे फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप सीलिया की बात करते हो तो सीलिया कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, वहीं फ्लैजिला भी हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ही होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट करती हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन फॉर्म होने का चांस यहीं से बनता है कि सीलिया और फ्लैजिला कहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। तो दैट इज सेल मेम्ब्रेन। Cilia are the small structures which work like oars causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Cilia छोटे छोटे structures होते हैं जो कि movement में help करती हैं। Flagella are comparatively long and responsible for the cell movement. और वहीं अगर आप बात करते हो flagella की, तो flagella भी cell movement के लिए responsible है। वो थोड़ी लंबी होती हैं as compared to cilia। अब जो मेजर डिफरेंस आता है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन आता है सीलिया और फ्लैजिला के लिए, वो ये आता है कि दोनों ही मूवमेंट पे तो हेल्प करती हैं, लेकिन सीलिया जो होती है दैट हेल्प्स इन दी सराउंडिंग फ्लूइड, मतलब जो मूवमेंट होगा वो सराउंडिंग फ्लूइड के अंदर कराती है, जबकि फ्लैजिला कहीं पे भी मूवमेंट करा सकती है। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आर ऑल्सो possesses flagella, but these are structurally different फ्रॉम दी यूकैरियोटिक फ्लैजिला। मतलब प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ अ सीलियम और फ्लैजिलम शोज दैट दे आर कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब सीलिया और फ्लैजिला के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हो। देयर कोर कॉल्ड द एक्सोनीम possesses a number of microtubules। और ये जो सीलिया और फ्लैजिला होती हैं, इनका जो कोर वाला पार्ट होता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप एक्सोनीम कहते हो, और इस एक्सोनीम के अंदर बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। द एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 doublets ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या होता है कि 9 तो डबलेट्स होते हैं जो कि रेडियली अरेंज्ड होते हैं, ओके, पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स, और एक पेयर होता है जो कि सेंटर में लोकेटेड होता है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, 9 डबलेट्स मतलब 9 पेयर्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जबकि एक सेंटर की तरफ लोकेट होता है एक पेयर। Such an arrangement of the axonemal microtubule is known as 9+2 array। ये आपको याद रखना है, ऐसे अरेंजमेंट को नाम दिया जाता है 9+2 array। 9+2 क्यों? क्योंकि 9 तो पेरिफेरल पे है और एक पेयर के अंदर 2, तो वो दोनों सेंट्रल के अंदर प्रेजेंट हैं। The central tubules are connected by bridge and is also enclosed by a central sheath which is connected to one of the tubules of the each peripheral doublets by the radial spokes। ओके, तो इस तरीके से 9 रेडियल स्पोक्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। द पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स, और जो पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं वो इंटरकनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिंकर्स। Both the cilium and flagellum emerge from the centriole-like structure called basal body। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही एक कॉमन स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट करती हैं जिसे आप बेसल बॉडीज का नाम देते हो। ओके, तो ये देखो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को इस तरीके से मिल रहा है। यहाँ पे आपके पास 9 तो पेरिफेरल अरेंज्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और एक पेयर आपको सेंट्रल में लोकेटेड है। यहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट को आप क्या बोल रहे हो, 9+2 एरे। ओके, ये इंटरकनेक्टिंग डिस्क हो गई, आपके पास रेडियल स्पोक्स हो गए, ये आपके पास सेंट्रल शीथ है, ये आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि डबलेट्स में प्रेजेंट है या फिर पेयर के अंदर प्रेजेंट है। ओके, इन दोनों डबलेट्स को जो चीज कनेक्ट कर रही है उसे आप इंटर डबलेट ब्रिज बोल रहे हो, एंड ये वाला आपका सेंटर ट्यूब्यूल्स है। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होगा। इस स्ट्रक्चर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो वी हैव सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। तो देखो सेंट्रोसोम क्या होता है।
Centrosome is a organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो यूजुअली दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कैरी करते हैं जिन्हें आप सेंट्रियोल्स बोलते हो. ओके, बोथ द सेंट्रियोल्स इन अ सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other in which each has an organization like a cartwheel. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सेंट्रोसोम्स और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अरेंज रहते हैं एंड एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक अ कार्टव्हील. तो ये कार्टव्हील लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. these are made up of 9 evenly spaced peripheral tubules of tubulin protein. कौन सा प्रोटीन होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन. ये आप पहले भी पढ़ चुके हो. Each of the peripheral fibril is a triplet. और पेरीफेरी पे जो प्रेजेंट होता है each is triplet. The adjacent triplet are also linked. और जो अगल बगल में जो adjacent present जो triplets होते हैं वो भी linked होते हैं. The central part of proximal region of centriole is proteinaceous called the hub. और जो central part होता है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है जिसे आप hub कहते हो, which is connected with the tubules of peripheral doublets by radial spokes made up of protein. The centriole forms the basal body or the cilia or the flagella and spindle fibers that give rise to the spindle apparatus during the cell division in animal cell. तो ये कुछ बात हो गई यहाँ पे centrioles and centrosome की. Now, a very important topic that is about nucleus. बहुत important topic है. न्यूक्लियस की अगर आप बात करते हो तो न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनल वॉज डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. तो सबसे पहले न्यूक्लियस को किसने डिस्क्राइब किया? रॉबर्ट ब्राउन ने. एज अर्ली एज इन द 1831. ईयर भी आपको याद रखना है. लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. उसके बाद क्या हुआ कि न्यूक्लियस को स्टेन किया गया विद द हेल्प ऑफ बेसिक डाइज और उसके बाद उसे नाम दिया गया क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग. किसने नाम दिया? क्रोमैटिन, फ्लेमिंग ने. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग. क्या बोल सकते हो आप? इंटरफेज एक फेज होती है जो कि आप सेल डिवीजन के अंदर पढ़ोगे, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल के अंदर. इस फेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड नहीं कर रहा होता. हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड एलैबोरेट न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमैटिन. उसके पास कुछ हाईली एक्सटेंडेड और एलैबोरेटेड न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं जिसे आप क्रोमैटिन बोलते हो. न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन ऑफ द मोर स्पेसिफिक बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है या फिर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है. Electron microscopy has revealed that nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called the perinuclear space. ओके, क्या नाम देते हो? पेरीन्यूक्लियर स्पेस प्रेजेंट होता है. पैरेलल मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे आप पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हो, इन बिटवीन स्पेस बोलते हो. फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट ऑफ साइटोप्लाज्म. वहीं अगर आप अब बात करते हो आउटर मेम्ब्रेन की न्यूक्लियस के केस में, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है वो यूजुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच रहती है एंड ऑल्सो बेयर्स सम राइबोसोम्स ऑन इट. और उसके ऊपर कुछ नंबर्स के अंदर राइबोसोम्स अटैच होते हैं. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by a minute pores which is formed by the fusion of two membranes. और क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ minute pores देखने को मिल जाते हैं जो कि fusion of two membranes की मदद से बनते हैं. These nuclear pores are the passes through which movement of RNA and protein molecules takes place in both direction between nucleus and cytoplasm. और क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास आपको पता है जेनेटिक मटेरियल होता है, तो इसकी मदद से क्या होता है कि न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं उसकी मदद से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक आरएनए, डीएनए और कुछ प्रोटीन जिनका मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो इजिली मूव कर पाते हैं. ओके, द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन. अब क्या होता है कि न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है उसके पास या तो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा सिमिलर टू साइटोप्लाज्म कंटेनिंग, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोलस होगा या फिर क्रोमैटिन होगा या फिर दोनों चीजें जो भी है. द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल
स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियोलाई क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियोलस दोनों एक ही चीज है, एक सिंगुलर फॉर्म है और एक प्लूरल फॉर्म है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर न्यूक्लियोलस। ओके, तो न्यूक्लियाई जो होती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोलस जो है वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। और ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, न्यूक्लियोलस कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। और यहाँ पे क्या होता है कि आरएनए का सिंथेसिस होता है। लार्जर एंड मोर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। नाउ ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शोज स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स। आपको पता है जैसे जैसे सेल डिवीजन की प्रोसेस हो रही होती है, सेल साइकिल की प्रोसेस होती है, तो सेल्स जो होते हैं वो कुछ स्ट्रक्चर्स शो करते हैं। ठीक है, इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, जिसे आप क्रोमोसोम बोल रहे हो। क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए एंड गैट्स एंड सम बेसिक प्रोटीन। क्रोमैटिन के पास क्या होता है कि कुछ डीएनए प्रेजेंट होते हैं, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें आप हिस्टोन प्रोटीन्स नाम देते हो। क्या नाम देते हो, हिस्टोन्स प्रोटीन। ओके, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड ऑल्सो आरएनए। क्या होता है कि प्रोटीन्स में हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकते हैं, और कुछ आरएनए भी प्रेजेंट हो सकते हैं। A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA। आपको क्या याद रखना है कि सिंगल ह्यूमन सेल जो होता है उसके पास अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर का, या फिर आप बोल सकते हो 2.2 मीटर का लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है। ओके, ये लेंथ आपको याद रखनी है। Among its 23 pairs of chromosomes, और एक कितना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर, और या फिर आप बोल सकते हो 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। Every chromosome visible only in dividing cells essentially has a primary constriction of the centromere on the site which disc-shaped structure called kinetochores are present। क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन या फिर आप बोल सकते हो सेंट्रोमेर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर नोन एज काइनेटोकोर। ओके, ये देखो यहाँ पे आपको काइनेटोकोर देखने को मिल रहे हैं। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो अब सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे आप क्रोमोसोम्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हो। ओके, ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, एक एक चीज को आप ध्यान से समझते चलिए इन चारों टाइप्स को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज मेटासेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो देखो मेटासेंट्रिक, मेटा का मतलब क्या हुआ, मिडिल। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर। मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि सेंट्रोमियर जो होगा दैट विल बी प्रेजेंट इन द मिडिल, फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, और 2 इक्वल आर्म्स का फॉर्मेशन होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये देखो ये आपका सेंट्रोमेयर है और यहाँ पे इक्वल आर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ दूसरा टाइप की अगर आप बात करते हो तो सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक के अंदर क्या होगा, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम। क्या होगा सब मेटासेंट्रिक के अंदर, थोड़ा सा ऊपर या नीचे होगा, मतलब थोड़ा सा अवे में प्रेजेंट होगा सेंट्रोमेयर। ओके, नाउ थर्ड अगर आप बात करते हो तो आपके पास होगा एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा, इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। एक्रोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि एक तो बहुत छोटी आर्म बन जाएगी और एक बहुत लॉन्ग आर्म बन जाएगी। ठीक है, सेंट्रोमेयर छोटी आर्म के पास प्रेजेंट होगा। नाउ लास्ट में आपके पास आता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक के अंदर क्या होगा कि टीलोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमेयर प्रेजेंट होगा वो बिल्कुल ही ज्यादा आप बोल सकते हो कि अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक तो बिल्कुल छोटी आर्म बनेगी, बिल्कुल छोटी सी आर्म, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो बहुत छोटा पेयर बन गया और एक यहाँ पे बहुत लॉन्ग आर्म है। ओके, तो ये बात हो गई टीलोसेंट्रिक की।
तो अब आपको क्या याद रखना है कि आपको ये चारों टाइप्स पता होने चाहिए, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एज वेल एज टीलोसेंट्रिक। इसके अलावा आपको इन चारों के स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए। ओके, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, ये नंबर 3 एंड ये नंबर 4। तो आपको ये क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स भी अच्छे से पता होने चाहिए। Now, sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. कई बार क्या होता है कि कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप स्टेन नहीं कर पाते हो, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ स्मॉल फ्रेगमेंट्स के टाइप में आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप सैटेलाइट बोल देते हो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इस वाली आर्म पे यहाँ पे कुछ छोटे पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं आपको, इन्हें आप सैटेलाइट बोल रहे हो। ओके, नाउ यू हैव microbodies. Many membrane bound minute vesicles called microbodies that contains various enzymes are present in both plant and animal cells. Microbodies बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि कुछ एंजाइम्स को कैरी करती हैं, जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं। तो इसी के साथ आपका सेल वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखी एंड काफ़ी इजी सा टॉपिक था, तो आप एक बार इसको क्विक रिवाइज करके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो, जो कि आपको हेल्प करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।